देखते हैं क्वेश्चन 11। अ कैंसर सेल लाइन सर्वाइव ट्रीटमेंट विद अ माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर. Researcher observed increased glycolysis, elevated glucose uptake, increased lactose. जो ये lactate प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया. विच मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक एडेप्टेशन बेस्ट एक्सप्लेन सर्वाइव. कौन सा मेटाबॉलिक जो एडेप्टेशन है वो सर्वाइवल को बेस्ट एक्सप्लेन करता है. तो चार ऑप्शन है. इंक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इंक्रीज फर्मेंटेशन, एनहांस फोटोसिंथेसिस या फिर इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस. अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर आंसर दीजिए ताकि हम आगे देखें और उसको सॉल्व करें. चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं. अब कैंसर सेल लाइन एक कैंसर सेल लाइन है. मतलब एक टाइप का कैंसर, मान लीजिए कोई लंग कैंसर है, उसके सेल्स हमने लिए. तो ऐसे अलग अलग सेल्स हैं. सर्वाइव ट्रीटमेंट विथ माइट्रोकॉन्ड्रियल अनकपल. तो सारे के सारे सेल जो है उसके अंदर क्या होगा. फॉर एन एग्जाम्पल ये पूरा सेल है, ये डीएनए है और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है. अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ट्रीटमेंट दी थी अनकपलर की. अभी अनकपलर क्या है. फॉर एन एग्जाम्पल ये कोई ड्रग है, ड्रग ए करके. वो क्या करता है, जनरली जो एटीपी प्रोडक्शन होता है यहाँ जो एटीपी प्रोडक्शन होता है वो एटीपी सिंथेस करता है. अभी क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर की वजह से जो एटीपी प्रोडक्शन है उसमें इफेक्ट होगी. मतलब जहां अभी दो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन. अब उसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये जो प्रोटॉन H प्लस है उसकी मूवमेंट बाहर की तरफ होती है माइटोकॉन्ड्रिया से. यहाँ H प्लस को बाहर निकलते हैं, फिर H प्लस क्या करते हैं, फिर से अंदर जाते हैं और यहाँ एटीपी सिंथेस को हेल्प करते हैं कि वो एटीपी प्रोडक्शन करे. अभी ये इस चीज को रोक दी, प्रोटॉन को बाहर नहीं फिर से अंदर आने देंगे. तो फिर से अंदर आने देंगे तो एटीपी प्रोडक्शन में इफेक्ट आएगा. तो अभी इसमें क्या होगा कि रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया, एक साइंटिस्ट थे, एक रिसर्चर थे, तो उसने एक ऑब्जर्व किया कि भाई ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस बहुत तेज हो गई. उसके बाद जैसे ही ऐसी प्रोसेस की तो ग्लाइकोलाइसिस बढ़ गई, ग्लूकोज का अपटेक भी बढ़ गया. ग्लूकोज का अपटेक मतलब एक तो ये ग्लाइकोलाइसिस बढ़ गई, ये ए बी सी डी, ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ये बढ़ गई. दूसरा ये बाहर वाले जो ग्लूकोज है, जी और ग्लूकोज, तो बहुत सारे ग्लूकोज अंदर आने लगे. मतलब ग्लूकोज का अपटेक बढ़ गया, सेल ने लेना चालू कर दिया. ये सारे जो सेल है उसके अंदर ये पूरी पूरी प्रोसेस हो रही है कैंसर सेल लाइन में. इंक्रीज लैक्टेट प्रोडक्शन. तो जहां ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन कम होगा, या फिर आप कहो कि एटीपी कम है, दोनों में से कोई भी ले लो. मान लीजिए कि एटीपी कम है, ऑक्सीजन कम है, तो उससे क्या होगा, एक तो एनारोबिक कंडीशन चालू होगी. एरोबिक कंडीशन में क्या होता था कि ऑक्सीजन की सप्लाई है तो फिर ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था. अभी एनारोबिक प्रोसेस चालू है, तो तभी जनरली ऐसा होता है कि लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है.
तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो होती है पायरुवेट, उसकी जगह उसके बाद लैक्टेट ले लेते हैं जब ग्लूको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। तो उसमें थोड़ा एटीपी का प्रोडक्शन कम रहता है, लेकिन एटीपी प्रोडक्शन होता रहता है। लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया, उससे एक क्वेश्चन आया कि भाई जो मेटाबॉलिक एडेप्टेशन हुआ है ये, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट हो गया अभी, हमने चाहा था कि कैंसर मर जाए, तो हमने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही डिस्टर्ब कर दो, तो एटीपी कम होंगे, है ना? एटीपी कम होगा तो सेल सर्वाइव करना मुश्किल होगा सेल को। तो ऐसा हमने सोचा था, लेकिन उल्टा तो ये ग्लाइकोलाइसिस बढ़ गई, ग्लूकोज भी आना चालू हो गया और लैक्टेट प्रोडक्शन हुआ। तो लैक्टेट तो बन रहा है, लेकिन फिर एटीपी एनएडीपीएच वगैरह भी बन रहा है, फुल स्पीड से बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये सर्वाइव क्यों हो गया? तो ये जो मेटाबॉलिक एडेप्टेशन हुआ, ये जो एडेप्ट कर गया ना कैंसर सेल, ऐसा क्यों हुआ? तो उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से कोई एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से ये चीज हो रही। तो देख लेते हैं हम क्या, कि इसमें ऐसा हुआ कि इंक्रीज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन बढ़ा। दूसरा दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज फर्मेंटेशन। तीसरा है क्या, एनहांस फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस की बढ़ने की वजह से हुआ। क्या इसकी वजह से इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गया इसलिए ये क्योंकि प्रोटीन ज्यादा थे इसलिए ग्लाइकोलिसिस भी बढ़ गई, ग्लूकोज भी आने लगा, ऐसा था क्या? तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है, क्या इसकी वजह से हो रहे हैं क्या? इनमें से कोई ऑप्शन होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये जितने भी रिसर्चर से ऑब्जर्वेशन है, वो इसी में से कोई ऑप्शन होगा उसकी वजह से हो रहा है। तो ये हमें ढूंढना है। जनरली ये सीएसआईआर नेशनल लेवल की एग्जाम जो होती है, हायर लेवल की एग्जाम, उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर होता है कि इंक्रीज फर्मेंटेशन। चलिए देखते हैं कि एक तो हमने ये विजुअलाइज कर लिया कि कैसे प्रोसेस होती है। अब ये देखते हैं कि बी ही क्यों करेक्ट। अभी माइटोकॉन्ड्रिया अनकम्प्लीट डिस्ट्रॉय द प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन मतलब एच प्लस के बारे में बात की गई है कि वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी कहीं भी कहाँ भी जा रहे हैं, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नॉर्मली क्या करती थी, प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाती थी। ग्रेडियंट बनाना मतलब, मान लीजिए ये दीवार है, तो यहाँ एच प्लस है 20 और यहाँ है 1। तो ऐसे ग्रेडियंट बनाना कि यहाँ सबसे ज्यादा है और नीचे आते आते यहाँ एकदम कम है, तो यहाँ ज्यादा हो गया, तो ये ग्रेडियंट बन गया। तो यही जो 20 एच प्लस थे वो क्या करते थे, एक जो एटीपी सिंथेस एंजाइम था उसको हेल्प करते थे ताकि एटीपी बने। तो यहाँ एटीपी बनते थे। अभी क्या हुआ, व्हेन अनकपल, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो चालू रही, क्योंकि वो तो क्योंकि वो तो एच प्लस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये, थोड़ी और आसान भाषा में समझे। तो फॉर एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर, और ये जो ग्रीन वाली है वो इनर लेयर है। अभी एटीपी सिंथेस कहाँ होते हैं? तो वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं। और
जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो भी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में होती है। अभी क्या होता है कि जब, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जनरली क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी प्रोड्यूस करना। लेकिन वो एटीपी कैसे प्रोड्यूस करेगा? एरोबिक कंडीशन में। एरोबिक मतलब O2 होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो ऑक्सीजन का यूज करके ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो क्या करेगी, उसको तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगी और इलेक्ट्रॉन से वो H+ को प्रोड्यूस करेगी। तो फाइनली जो बनेगा वो क्या बनेगा? H+ बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे H+ बनेंगे। वो H+ ही प्रोटॉन है। अभी वो प्रोटॉन कहाँ जाएंगे? एटीपी सिंथेस के पास। अब एटीपी सिंथेस क्या करेगा, चलिए देखते हैं। जब ये H+ जाएगा एटीपी सिंथेस के पास तो H+ का यूज करके, प्रोटॉन का यूज करके जो मैट्रिक्स में, यानी कि ये जो पूरी स्पेस है उसके अंदर एडीपी होगा। अभी देखो, एक होता है एएमपी यानी कि मोनोफॉस्फेट, एक होता है एडी यानी कि डाइफॉस्फेट, एक होता है एटीपी यानी कि ट्राइफॉस्फेट। सबसे ज्यादा एनर्जी एटीपी के पास होती है कंपेयर टू दिस। ये दोनों के अलावा एटीपी के पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये एडिनोसाइन के ऊपर एक फॉस्फेट लगता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा, ऐसे करके एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है जो हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए यूजफुल होता है, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी एटीपी तो होंगे, लेकिन उसको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटॉन की हेल्प चाहिए होती है। तो जैसे ही ये प्रोटॉन एटीपी सिंथेज में जाएंगे वो क्या करेंगे, एटीपी का एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे। अभी यही एटीपी एज ए एनर्जी यूज होगा, है ना? तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमने बोला कि अनकम्पलर की वजह से जो मेम्ब्रेन थी, इंटरनल मेम्ब्रेन यानी कि ये वाली जो मेम्ब्रेन थी उसके अंदर एक स्पेस हो गई। स्पेस मतलब कैसे, कि मान लो जैसे हमने अनकम्पलर रखा तैसे नदी टूट गई। अभी स्पेस की वजह से क्या हुआ, ये जो H+ थे वो तो अंदर की तरफ थे, अब वो बाहर की तरफ चले गए। तो अभी पहले वो काम आते थे एटीपी, एटीपी सिंथेस को। ये येलो वाला जो पार्ट है वो है एटीपी सिंथेस, उसको यूज काम काम आते थे। लेकिन अब तो बाहर चले गए तो अब उसको काम नहीं है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं, वो तो चालू हुई है, वो तो मेम्ब्रेन पे काम कर रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसको हुआ? एटीपी सिंथेस को। इसीलिए एटीपी सिंथेस बंद हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं। तो इस लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी इससे देखो होता क्यों। अब जैसे ही एटीपी प्रोडक्शन कम हुआ, क्यों? क्योंकि एटीपी सिंथेस काम नहीं कर रहा। तो क्या होगा, जैसे आप देख लो कि ग्लाइकोल जो कैंसर सेल होते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस कई बार एटीपी प्रोडक्शन कर पाती है,
है ना? लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा नहीं। लेकिन फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? अभी देखो, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है कैंसर सेल में, तो फिर वो कैंसर, जैसे नॉर्मल सेल तो अभी वो सर्वाइव करना कम कर देगा, हो सकता है वो टूट जाए, मर जाए। लेकिन कैंसर सेल क्या करेगा? उसका अल्टरनेटिव ढूंढेगा, उसका कुछ सॉल्यूशन लाएगा। कैसे? वो क्या करेगा? फर्मेंटेशन की प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा। उसके अंदर क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस में जो फाइनल प्रोडक्ट होती है पाइरुवेट, आप देख सकते हो पाइरुवेट, उसको लेक्टेट में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ही लेक्टेट में कन्वर्ट कर दिया, उससे क्या होगा? अभी ग्लाइकोलाइसिस के लिए एटीपी चाहिए, लेकिन एटीपी कम है। तो कम एटीपी में भी अगर आप लैक्टोज बना दो तो एटीपी जनरेट हो सकता है। तो ऐसे वो बाईपास कर ले। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी उसी के अंदर मान लो, जैसे क्यों ए गलत, तो ये थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या रिक्वायर करता है? कि एक तो फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, यानी कि काम करता होना चाहिए, और प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ देखा कि पूरा ग्रेडियंट बना था, ऐसे, इस तरीके से, एक 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 तरफ बहुत ज्यादा और एक तरफ कम। तो मान लो ऐसे एटीपी सिंथेस है, तो क्या करेगा वो? एटीपी को एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, कि यहाँ से H प्लस बहुत सारे उसको काम आएंगे। तो ये रिक्वायर्ड है। उसके अंदर क्या है? पहला क्वेश्चन कि इंक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का सीधा सीधा मतलब है कि ऑक्सीजन का यूज करके फॉस्फेट को एटीपी के बनाने के यूज में काम आना। यानी कि क्या होगा? ये जो दो फॉस्फेट है, उसके ऊपर एक तीसरा फॉस्फेट लगा, तो ऐसे ही ऑक्सीजन का यूज करके फॉस्फोराइलेशन होता है। तो वो तो इंक्रीज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने क्या देखा कि अनकपलर की वजह से इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें स्पेस आ गई, उसकी वजह से H प्लस का ग्रेडियंट ही नहीं बना, प्रोटॉन का ग्रेडियंट ही नहीं बना। वे मान लो कहाँ वो करेक्ट होगा? हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है हेल्दी है, एकदम काम कर रहा है, और दूसरा बोले कि हाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो जब ऑक्सीजन होगा माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम करेगा, फिर एटीपी बनेंगे। तो एटीपी बनने, अगर वो एटीपी बनेंगे, उसी को ही तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। तब इंक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आंसर आ सकता है, बाकी नहीं। अगर अगर सी देखे तो वो क्यों गलत है? तो फॉस्फोराइलेशन occur only in plant alga and cyanobacteria. Cancer cell cannot photosynthesize. तो क्या क्यों गलत है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट में, alga में और साइनोबैक्टीरिया में, जिसमें क्लोरोफिल होंगे, उसी में जनरली देखने को मिलता है। कैंसर सेल जो होते हैं वो जनरली फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो एक तो सी है, इथ एनहांस फोटोसिंथेसिस, तो उसका और क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, ये आंसर नहीं आ सकता। ये तभी होगा अगर क्वेश्चन जो है वो क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड होगा। फिर हम देखें कि डी क्यों गलत होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस कंज्यूम एटीपी, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ, ये कहना चाहते हैं कि अगर जब प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा तो उसमें भी एटीपी लगेगा, क्योंकि हमने देखा कि एटीपी ही पूरा काम करता है। तो बिना एटीपी के का तो कुछ बन नहीं सकता। लेकिन खुद प्रोटीन एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता,
और प्रोटीन सिंथेसिस का इसके कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, एटीपी सिंथेज एक प्रोटीन है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि एटीपी सिंथेज एटीपी बनाता है कि नहीं। चलिए देखते हैं कि वो कहाँ गलत तो हुआ, वो देखा हमने, कहाँ सही हो रहा है वो भी देख लेते हैं। हाँ, अगर ये राइबोसोम ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन उसके बारे में कहें, तो उस ये जो सारी प्रोसेस होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, उसका आंसर प्रोटीन सिंथेसिस है, जहाँ राइबोसोम ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mutation prevent cytochrome C release from mitochondria. Which process will directly inhibit? क्वेश्चन है कि एक म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि जो साइटोक्रोम सी है वो क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकला। तो साइटोक्रोम एक स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाता थे, तो उससे क्या इनहिबिट होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चार ऑप्शन है, ग्लाइकोलाइसिस, एपोप्टोसिस, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। अभी जनरली क्या होता है, देखो, इसमें आंसर तो बी ही आएगा कि एपोप्टोसिस इनहिबिट हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। पहले तो एपोप्टोसिस को समझते हैं। एपोप्टोसिस यानी वो प्रोसेस जो क्या करती है, अगर मान लीजिए कोई सेल है और अगर इसमें डिफेक्ट आया है ना, कुछ अनइवन हुआ और उसके अंदर रहने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें डिफेक्ट आया, तो डिफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, उसकी मेम्ब्रेन टूट जाएगी। अब उसकी मेम्ब्रेन टूटने की वजह से एक साइटोक्रोम सी नाम का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अभी ये साइटोक्रोम सी जो है वो साइटोसोल में होगा, उसको आइडेंटिफाई करेगी ये पूरा सेल। कई सारे प्रोटीन होते हैं जो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ देखने को मिला। अब जैसे से आइडेंटिफिकेशन हुआ, ये आइडेंटिफिकेशन के बाद ये प्रोसेस की प्रोसेस चालू हो जाएगी, यानी कि सेल को पता लग रहा है कि सेल ये पूरा का पूरा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ तो डिफेक्ट है। तो अभी अगर ये सेल सर्वाइव कर गया तो क्या होगा, उससे जो पूरा ऑर्गन है, जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, उस पे इफेक्ट होगा। तो ये तो सर्वाइव करना नहीं चाहिए, यानी कि जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो क्या होगा, एक प्रोसेस चालू होगी जो सिस्टमेटिक वे से पूरे के पूरे सेल को तोड़ देगी, ताकि वो आगे डिवाइड ना कर पाए और उससे बॉडी को प्रॉब्लम ना हो, और बाकी जो मॉलिक्यूल वहां से निकलेंगे उसका यूज हो जाएगा। अगर वो यूजेबल है, मान लो अंदर बहुत सारे एटीपी प्रोडक्शन हुए थे, तो वो अगर यूजेबल है तो उसका यूज हो जाएगा। बहुत सारे प्रोटीन ठीक थे तो उसका भी यूज हो सकता है। एमिनो एसिड से तो वो भी यूजफुल हो सकते हैं। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक म्यूटेशन होता है जिससे क्या होगा कि ये जो डैमेज हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डिफेक्ट हुआ, तो डिफेक्ट होने की वजह से हमेशा क्या होता था, साइटोक्रोम सी जो है वो बाहर निकल जाता था और एपोप्टोसिस हो जाती थी। लेकिन म्यूटेशन की वजह से वो साइटोक्रोम सी बाहर नहीं निकलेगा, भले ही प्रॉब्लम है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, अभी साइटोक्रोम सी बाहर ही नहीं निकलेगा तो एपोप्टोसिस होगी ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच प्रोसेस विल डायरेक्टली इनहिबिट, इनहिबिट मतलब कौन सी प्रोसेस बंद होगी सबसे पहले। तो एपोप्टोसिस ही बंद हो जाएगी, क्योंकि जनरली वही होता था। फिर एपोप्टोसिस के बाद
फिर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ग्लाइकोलाइसिस वो वगैरह रुकना चालू करेगा, लेकिन सबसे पहले एपोप्टोसिस हो। तो उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे। वो थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे बाद में। उसके अंदर जनरली होता है, वो पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि जब स्ट्रेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाता है, वो एपोप्टोसोम बनाता है, और इससे केस्पेस एक्टिविटी होती है, और केस्पेस एक्टिविटी से सेल जो है वो मर जाते हैं। अगर साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं हुए तो एपोप्टोसिस नहीं होगा। तो सबसे पहले बोला कि ग्लाइकोलाइसिस क्या इनहिबिट होगी। ऑप्शन ए तो यही कहता था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या इनहिबिट हो सकती है सबसे पहले। तो जनरली ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है ना। तो साइटोक्रोम सी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट है, उसका और ग्लाइकोलाइसिस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट है, तो फिर हो सकता है कि हाँ, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस रुक सकती है। मान लो कोई एंजाइम बंद हो गया है ना, उसकी वजह से आगे की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट हो सकती है। सी क्यों गलत है? डीएनए रेप्लिकेशन तो वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो ऐसा नहीं है कि साइटोक्रोम सी को पूछ के डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, तो उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिट होता है तो वो कह सकते हैं कि हाँ, डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिट है, तो वो डीएनए के ऊपर बैठ नहीं पाएगा। डीएनए के ऊपर बैठेगा नहीं, तो वो सेम टू सेम दूसरा डीएनए नहीं बनाएगा, और उसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा। अभी डी क्यों गलत है? तो ट्रांसलेशन में तो आपको पता है, हमने पहले भी देखा है कि राइबोसोम जो है उसके ऊपर होता है, और वो साइटोक्रोम सी से टोटली इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है कि साइटोक्रोम सी निकलेगा या नहीं निकलेगा, उससे ट्रांसलेशन रुकेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर राइबोसोम के अंदर डिफेक्ट है या फिर एमआरएनए में डिफेक्ट है, फिर रुक सकता है। चलिए क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ कि रिसर्चर जो है उसने क्या किया, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जो प्रोसेस करता था सर्कुलर ऑर्गेनल डीएनए, बाइनरी फ्यूजन भी करता था, और 17 एस राइबोसोम भी प्रेजेंट था उसके अंदर। तो क्वेश्चन इसके ऊपर, ये ऑब्जर्वेशन थी। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है कि विच इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस इज मोर स्ट्रांगली सपोर्टेड। तो उसके अंदर चार ऑप्शन है कि क्या वो सेल थियरी को सपोर्ट करता है, क्या वो एंडोसिम्बायोटिक थियरी को सपोर्ट करता है, क्या वो जर्म थियरी को सपोर्ट करता है, या फिर क्रोमोसोम थियरी को सपोर्ट करता है। तो आंसर आएगा बी, एंडोसिम्बायोटिक थियरी। चलिए थोड़ा समझते हैं उसके बारे में। तो बी क्यों सही है? क्योंकि जो ये कैरेक्टर है सर्कुलर डीएनए, बाइनरी फ्यूजन, 17 एस राइबोसोम, वो सारे के सारे बैक्टीरिया के कैरेक्टर हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में भी ऐसा दिखता है। तो उसका मतलब इवोल्यूशन में बैक्टीरिया का कहीं रोल था। तो इसी वजह से क्या होगा आंसर, एंडोसिम्बायोटिक थियरी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है थियरी में कि कैसे वो काम करती है, जिसमें पूरी की पूरी प्रोसेस डिस्क्राइब की गई है। तो सेल थियरी क्यों गलत हुई इधर? क्योंकि हाँ, ये सेल थियरी का एक वन ऑफ द पार्ट है, लेकिन एग्जैक्टली सेल थियरी क्यों नहीं? अगर आपको इस तरीके का है कि भाई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल के बनते हैं, और सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ, ऐसा कुछ है तो ठीक है, लेकिन उसका और ऑर्गेनल का इवोल्यूशन का कुछ लेना देना नहीं।
ऑर्गेनल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसको नहीं पूछा। यहाँ ऑर्गन, पूरा का पूरा ऑर्गन या फिर सेल के बारे में बात की। जब सेल के बारे में बात की तभी सेल थियरी आएगी। अगर ये जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, रोबोट, सेल्डन, स्वान और विर्चो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आ सकता है। अभी सी क्यों गलत हुआ कि जर्म थियरी। अभी जर्म थियरी क्या कहती है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज कोज करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनल का ओरिजिन थोड़ी ना बताता है, क्योंकि हमें इवोल्यूशन के बारे में पता है, पूछा है ना। अगर ये लुईस पास्चर का कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, खोज का एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन हुआ तो बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ये आंसर आ सकता है। लेकिन इसमें सीधा सर्कुलर डीएनए वगैरह कैरेक्टर के बारे में पूछा। क्रोमोसोम थियरी तो इनहेरिटेंस के बारे में बात करती है, तो उसका कोई एंडो सिम्बायोसिस का कोई लेना देना नहीं। अगर जेनेटिक्स के क्वेश्चन है तो हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, सेल आर ट्रीटेड विथ नोकोडाजोल। भी ये एक ड्रग है, वो क्या करती है, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करती है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो ये एक प्रोसेस हुई कि भाई हमने एक ड्रग दी सेल को और माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिट हो गया, यानी कि स्टॉप हो गए। इससे क्या होगा कि विच इवेंट विल फेल फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन सी चीज फेल हो जाएगी। चार ऑप्शन है, प्रोटीन सिक्रेशन, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, एटीपी प्रोडक्शन या फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो माइक्रोट्यूब्यूल जनरली कहाँ यूज होते हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, जो हमने सेल्स के फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है थियरी। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या, जब माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, जनरली क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये मान लो क्रोमोसोम है और ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइटोटिक स्पिंडल, और यहाँ ये है माइक्रोट्यूब्यूल। ये ऐसे प्रोड्यूस होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड को पुल करते हैं, यानी कि खींचने का काम करते हैं। अभी ये जो ड्रग है वो माइक्रोट्यूब्यूल को मान लीजिए रोकती है, तो अभी क्या होगा, ये नहीं होगा। तभी इसका सेग्रीगेशन ही नहीं होगा, यानी कि सेपरेशन ही नहीं होगा। इसलिए फेल कौन सा क्या होता है, माइटोसिस। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उस, ये क्रोमोसोम सेग्रीगेशन वगैरह, वो माइटोसिस में होती है। अभी ये क्यों गलत है, क्योंकि ए में बोला है कि प्रोटीन सिक्रेशन, वो तो जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी और वेसाइकल के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने थियरी में देखा। ऑल्दो माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो व्हीकल्स होती हैं उसमें माइक्रोट्यूब्यूल ऑब्वियसली हेल्प करती है, लेकिन सिक्रीशन इज नॉट द फर्स्ट इवेंट अफेक्टेड। हाँ, उसको ट्रांसपोर्ट पे रिलेटेड अगर ऑप्शन ऐसा आया कि हाँ भाई प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी ऑप्शन आ सकता है। लेकिन इसमें बोला है प्रोटीन सीक्रेशन। सीक्रेशन तो जनरली ईआर गोल्गी और वेसाइकल के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें ये आंसर नहीं आएगा। तो ये कब होगा सही, अगर गोल्गी और ईआर डिस्टर्ब हो गए तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, फेल हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि वही तो सिक्रेशन का काम करते थे, नोटिफिकेशन का काम करते थे। अभी सी क्यों गलत है,
तो एटीपी प्रोडक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो डायरेक्टली नहीं रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर। ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जो कोई इनहिबिटर हुआ तो ये सही आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसमें तो माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पूछा था। अभी डी क्यों गलत है? तो ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट भी नहीं होता, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का जनरली रोल नहीं होता। हाँ, अगर आरएनए पॉलीमरेज का कोई इनहिबिटर आ गया है जो आरएनए को स्टॉप करता है तो आंसर आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50। A mutation cell contain normal mitochondria but lack ATP synthesis. What is expected? कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो एक म्यूटेंट है जो सेल के अंदर है, जो माइटोकॉन्ड्रिया तो नॉर्मल है लेकिन एटीपी सिंथेस एबनॉर्मल है, लेक है ही नहीं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे क्या होगा? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। नॉर्मल एटीपी प्रोडक्शन, बी ETC continuous but electron transport rate continuous but ATP generation is severely reduced. C glycolysis stops. D DNA replication increase. तो क्या आंसर आएगा? बी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो कंटिन्यू रहेगी लेकिन एटीपी जनरेशन सीवियरली कम होगा, रिड्यूस होगा। ये हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी देखा, वो सिमिलर टाइप का था, लेकिन ये थोड़ा इजी वर्जन। तो एटीपी सिंथेसिस का काम है कन्वर्ट करना प्रोटॉन ग्रेडियंट को एटीपी में। विदाउट एटीपी सिंथेसिस एटीपी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो तो कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि वो तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, बट एटीपी कैन नॉट बी एफिशिएंटली प्रोड्यूस। एटीपी नहीं बन रही क्योंकि एटीपी सिंथेस जो है वो एसेंशियल है। नो एटीपी सिंथेस अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो नॉर्मल कैसे हो सकता है? तो क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन था उसमें बोला था नॉर्मल एटीपी प्रोडक्शन, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जब तक, हाँ, अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी नॉर्मल है और एटीपी सिंथेस फंक्शनल है, एकदम ठीक है, तो हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस सी ऑप्शन था, वो साइटोप्लाज्म में होता है। एटीपी सिंथेस का और इसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। और ग्लाइकोलाइसिस में इंक्रीज टू कंपनसेट, इवन ये इंक्रीज हो सकती है। तो हमने देखा कैंसर सेल लाइन में जनरली भी अगर ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस बढ़ जाती है, क्योंकि अब तो एटीपी प्रोडक्शन भी कम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। तो सेल ऐसे भी सर्वाइव कर सकता है। अगर ग्लाइकोलाइसिस का कोई एंजाइम है, वो इसको उसको किसी ने इनहिबिट कर दिया, या फिर नॉन फंक्शनल हो गया, या फिर है ही नहीं, तो प्रॉब्लम है, तो ग्लाइकोलाइसिस रुकेगी। एटीपी डेफिशिएंसी जनरली डिक्रीज सेल डिवीजन, नॉट इंक्रीज। तो सेल डिवीजन को कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन यानी कि सेल को दो दो सेल में डिवाइड करना, उसके लिए तो बहुत सारा एटीपी चाहिए। एटीपी कम होगा तो सेल डिवीजन तो कभी इंक्रीज हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली। अगर ग्रोथ फैक्टर स्टिम्युलेशन, ऑन्कोजन एक्टिविटी हुई, तो जो ग्रोथ फैक्टर है जिसकी वजह से सेल डिवीजन चालू होता है कि भाई ग्रोथ चाहिए हमें, तो उस तरीके के फैक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? सेल पे अटैच होते हैं और ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो सेल को एक टाइप का सिग्नल देते हैं कि हाँ,
हमें ग्रोथ करना है, तो फिर पूरी प्रोसेस चालू होगी। या फिर ऑन्कोजीन्स एक्टिवेशन, उसमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन के जो प्रोटीन होते हैं अलग अलग के, उसमें ऐसा प्रोसेस हुआ कि अनलिमिटेड प्रोडक्शन हुआ। तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा सेल डिवीजन चालू होना चालू हो जाएगा। कि भाई ये ऐसा नहीं हुआ कि सेल ने डिसाइड किया, वो अपने आप उसमें अंदर डिफेक्ट आ गया और वो अनलिमिटेड प्रोड्यूस होने लगे ताकि सेल डिवीजन बढ़ गया। तो उसमें हो सकता है, तभी करेक्ट हो सकते हैं कि इसमें सेल डिवीजन का इंक्रीज तो नहीं होगा। क्वेश्चन 11 में जो वार्बर इफेक्ट थी, यानी कि जब, चलिए देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ हमने देखा था कि जब ऑक्सीजन की कमी हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव हो, तो क्या होगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस चालू होगी और उसी को वार्बर इफेक्ट कहेंगे। तो उसमें इस प्रोसेस को कहेंगे वार्बर इफेक्ट। यानी कि अगर कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी डिफेक्टिव हुआ है, तो उसका भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन 12 में क्या था, साइटोक्रोम सी और एपोप्टोसिस। तो हमने देखा है एपोप्टोसिस क्यों होती है और उसका साइटोक्रोम सी से क्या रिलेशन। फिर एंडोसिम्बायोटिक थियरी तो हमने प्रॉपरली पढ़ी है, थियरी भी। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइटोसिस, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन पढ़ा है। फिर उसका रिलेशन माइटोसिस से जाना हमने कि क्रोमोसोम सेग्रीगेशन नहीं होगा तो माइटोसिस की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन इज अ पार्ट ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस। फिर हमने देखा एटीपी सिंथेस कितना इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शन देखा हमने। तो हम एपोप्टोसिस को साइटोक्रोम सी से रिलेट कर सकते हैं। एटीपी प्रोडक्शन को बहुत इजी है, एटीपी सिंथेस, पीछे सिंथेस ही लगाना है। माइटोट्यूब्यूल तो माइटोसिस से रिलेटेड है। सर्कुलर डीएनए 17S तो वो एंडोसिम्बायोसिस है। कैंसर रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो जनरली ऐसा होता है कि भाई लैक्टेट का यूज होता है, ग्लूकोज अपटेक होता है। तो जब ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, सेल में कमी होगी ग्लूकोज, वो कैंसर सेल क्या करेगा, जनरली पहले नॉर्मल सेल ऐसा करता था कि जितनी जरूरत है उतना ग्लूकोज रखो, लेकिन कैंसर क्या कहता है, जितना हो सके उतना ग्लूकोज रखो, कोई जरूरत के हिसाब से नहीं। तो एकदम चेंज हो जाता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी डिफेक्टिव हुआ तो वो लैक्टेट प्रोड्यूस कर देगा। और ये जो पूरी प्रोसेस होगी, उससे क्या होगा, बार बार इफेक्ट चालू होगी। यानी कि ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा, लैक्टेट प्रोड्यूशन यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस बढ़ जाए। अभी जो नेक्स्ट 16 से 21 के क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट एडवांस होंगे, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन होगा प्लांट सेल, पेरोक्सिसोम, ऑटोफेजी, ऑर्गेनल आइडेंटिफिकेशन एंड कैंसर ड्रग रजिस्टर। जो कैंसर है उसका जो ड्रग रजिस्टर है उसके रिलेटेड ये पूरा कॉम्बिनेशन में पूछेंगे। तो हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। चलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 to 21। तो क्वेश्चन 16 में क्या है कि प्लांट सेल लूज क्लोरोप्लास्ट फंक्शन बट माइटोकॉन्ड्रिया रिमेन फंक्शनल। तो क्वेश्चन ये है कि भाई प्लांट सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन था उसने तो लूज कर दिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ठीक रहा। तो कौन सी प्रोसेस कंटिन्यू होगी, विच प्रोसेस कंटिन्यूज। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, कार्बन फिक्सेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या फिर लाइट हार्वेस्टिंग। तो बहुत ही क्लोजली ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट सेल है
ये मान लीजिए ये लीव है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। उसके अंदर क्या होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपना फंक्शन लॉस कर देता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फंक्शनल है। तो कौन सी प्रोसेस चालू रहेगी? तो पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। वो कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। कार्बन फिक्सेशन, वो भी किससे रिलेटेड है? क्लोरोप्लास्ट से रिलेशन है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो किससे रिलेटेड है? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। और लाइट हार्वेस्टिंग, वो भी क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। देखो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, बस टर्मिनोलॉजी अलग है। अल्टीमेटली वो काम कहाँ आते हैं, चलिए उसको भी समझते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब कि सेल जो है वो रेस्पिरेशन करता है। जनरली जब ह्यूमन रेस्पिरेशन करते हैं तो जो श्वासोश्वास की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अपटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, उसी से हम जीते हैं। तो वही ऑक्सीजन सेल के लेवल तक जाएगा और सेल उसको अपटेक करेगा, और वो जो ऑक्सीजन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल लेयर का बना है, ये आउटर वाली और इनर। तो उसके अंदर ऑक्सीजन आएगा, फिर ऑक्सीजन का यूज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करेगा, और उससे क्या होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट से एटीपी बनेंगे, और एटीपी से पूरा सेल का काम होगा। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का देखें तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करेगा। वो क्या करेगा? ये जो बाहर वाली लाइट आएगी सन में से, सूरज में से जो लाइट आएगी उससे एनर्जी लेगा, और फोटो यानी कि फोटोन से सिंथेसिस करेगा, है ना? कार्बन फिक्सेशन करेगा, और लाइट हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। उसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। पहले हमने ये समझा कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, भी हम उसको रिलेट करेंगे कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है उससे। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का यूज करके जो फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि जो फॉस्फेट जो ग्रुप होगा वो एडीपी के साथ बाइंड होगा, यानी कि ये एडिनोसाइन है, और ये एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, ये हुआ एडीपी। लेकिन जब तीसरा फॉस्फेट ऐड होगा यहाँ, तो ये जो पूरा यूनिट होगा वो बन जाएगा एटीपी। तो फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन से ही होगा। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से दो टर्म रिलेटेड है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये याद रखने जैसी बातें हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, दोनों अलग अलग काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, कार्बन फिक्सेशन, लाइट रिएक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एटीपी जनरेशन करता है। मान लो क्लोरोप्लास्ट फेल भी हो गया तो भी ग्लूकोज कैन स्टिल बी ब्रोकन डाउन, जो स्टोरेज हो गया ग्लूकोज का वो टूट सकते हैं। देयरफॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंटिन्यू। तो जो ग्लूकोज होता है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में काम आता है।
क्योंकि ग्लूकोज से भी एनर्जी बनती है, एटीपी बनता है, पायरूवेट आता है। पायरूवेट का यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टीसीए साइकिल होती है। टीसीए साइकिल रिलेटेड है एटीपी प्रोडक्शन की। तो ये पूरी सारी की प्रोसेस लिंक है एकदम। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे। तो आंसर है सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहेगा। ये क्यों गलत है? तो फोटोसिंथेसिस अगर ओनली इन क्लोरोप्लास्ट, डैमेज क्लोरोप्लास्ट मतलब नो फोटोसिंथेसिस। डैमेज हो गया तो कैसे फोटोसिंथेसिस होगा? हाँ, अगर ऐसा बोले कि सेल के ऊपर लाइट आ गई या फिर प्लांट जो लीव था उसके ऊपर लाइट का एक्सपोजर हुआ और क्लोरोप्लास्ट हेल्थी है तो हो सकता है कि हाँ फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन यहाँ तो ये पूछा है कि भाई क्लोरोप्लास्ट ही फंक्शन नहीं है, कार्बन फिक्सेशन। तो केल्विन साइकिल होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो स्टोमा होता है उसके अंदर। लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला स्टोमा कहाँ से होगा? वो नहीं होगा तो केल्विन साइकिल नहीं चलेगी, तो कार्बन भी फिक्स नहीं होगा। अगर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है तो कार्बन फिक्सेशन चालू रहेगा। लाइट हार्वेस्टिंग। अभी लाइट हार्वेस्टिंग के अंदर एक तो क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और वही लाइट फोटो सिस्टम जो होती है वन को जाएगी और वन पास करेगी टू को। और उससे क्या होगा? उसी लाइट का यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि उपयोग होगा। अगर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो ये सही हो सकता है। तो क्वेश्चन 17 है कि एक अननोन सेल प्रोसेस, यानी कि एक अननोन सेल मिला हमें, उसके अंदर देखा, माइक्रोस्कोप लिया, तो क्या मिला? सेल वॉल मिली, क्लोरोप्लास्ट मिला, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिला और लार्ज वेक्यूल भी मिली। तो क्वेश्चन ये है कि विच कंक्लूजन इज मोस्ट एक्यूरेट? तो कौन सा कंक्लूजन निकलेगा जो बहुत ही एक्यूरेट होगा, ज्यादा से ज्यादा? तो चार टाइप के कंक्लूजन निकल सकते हैं। या तो जो सेल होगा, अभी हम सेल आइडेंटिफिकेशन के बारे में देख रहे हैं, तो जो सेल होगा या तो बैक्टीरियल सेल होगा, आर्कियल सेल होगा, प्लांट सेल होगा या फिर एनिमल होगा। चार इनमें से कोई हो सकता है। उसमें से मोस्ट एक्यूरेट क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। सेल वॉल किसके अंदर होती है? तो प्लांट सेल के अंदर होती है। दूसरा, क्या बैक्टीरिया में होगी? हो सकती है, साइनोबैक्टीरिया में होती है। तो उसके अंदर तो बैक्टीरियल सेल में भी होगी, प्लांट सेल में भी हो सकती है, आर्किया में भी हो सकती है। फिर पूछा क्लोरोप्लास्ट, तो वो जनरली क्लोरोप्लास्ट किसके ऊपर जनरल देखने होंगे? प्लांट सेल के ऊपर। हाँ, अगर साइनोबैक्टीरिया होगा तो उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप है, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया भी है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस जनरली क्लोरोप्लास्ट से होती है। तो यहां तक तो तीन में आ रहे हैं। देखो, एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं, तो इससे ये तो नहीं, एनिमल सेल तो निकल गए, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन हम यहाँ तो बोला है कि चारों से कंक्लूजन क्या निकल रहे, एक से नहीं। फिर बोला लार्ज वैक्यूल होते हैं, तो लार्ज वैक्यूल जनरली प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। तो क्या आएगा आंसर? सी आएगा आंसर, यानी कि प्लांट सेल्स।
बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, ना क्लोरोप्लास्ट होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता। कुछ कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं देखने। अगर उस अगर क्वेश्चन ऐसा है कि भाई न्यूक्लियोइड्स देखने को मिल रहे हैं, 17S राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं, और पेप्टिडोग्लाइकन भी देखने को मिल रहे हैं, जो वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन भी देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो उसके अंदर बैक्टीरियल सेल है। अभी बी क्यों गलत है? क्योंकि आर्किया में जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता। बी कब सही होगा? अगर ईथर लिपिड जैसे हमने थियरी में देखा था वो इन्वॉल्व है, तो वो सेल जो होंगे वो आर्किया के टाइप के होंगे। या फिर ऐसा बोला कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहे हैं, तो भी आर्किया हो सकती है। अभी एनिमल तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो सीधा पता चल गया कि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, जनरली प्लांट में देखने को मिल रही है। तो क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं। अगर एनिमल के पास क्लोरोप्लास्ट होता तो उसको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधी सी बात है। हाँ, अगर लाइसोसोम, जो कि जनरली एनिमल सेल में देखने को मिल रहा है, सेंट्रोइड्स, वो भी एनिमल सेल में देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा भी बोला कि क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सेंट्रोइड्स है, या फिर लाइसोसोम। तो इस तरीके का कौन सा सेल होगा? तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो एनिमल सेल आ सकता है। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं कि रिसर्चर ने क्या किया। दो तीन रिसर्चर थे, उसने नोक डाउन केटालाइसिस एक्सप्रेशन इन पेरोक्सिडम। जो केटालेज है उसका नॉकडाउन हो गया है पेरोक्सिडम के अंदर, जो उसका एक्सप्रेशन हो रहा है। तो विच सेल्यूलर इफेक्ट इज मोस्टली, तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीज एटीपी सिंथेसिस, या फिर बी इंक्रीज H2O2 एक्यूमुलेशन, इंक्रीज डीएनए रेप्लिकेशन, इंक्रीज राइबोसोम फॉर्मुलेशन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा सेल, उसके अंदर एक पेरोक्सिसोम है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होंगे, डिफरेंट टाइप के एंजाइम। अभी इसके अंदर क्या हुआ कि जो केटालेज नाम का जो एंजाइम है, उसका जो एक्सप्रेशन हो रहा था वो नॉकडाउन हो गया। अभी देखो, नॉकडाउन का मतलब क्या होता है? डाउन करना यानी बंद करना। नॉक मतलब क्या होगा कि जब डीएनए से, चले समझते हैं, ये है डीएनए, उससे बनेगा एमआरएनए, उससे बनता है प्रोटीन। अभी क्या किया कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर था उसके अंदर जीन्स होंगे। जैसे हमने देखा कि जीन्स होते हैं अलग अलग एक टाइप के, जो अलग अलग प्रोटीन बनाने की क्षमता रखते हैं। अभी वो जीन को नॉक डाउन कर दिया। नॉक डाउन मतलब इसके अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि अभी ये जो जीन था वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा। मतलब ये जो प्रोसेस थी वो रुक गई। तो अभी ये बनेगा ही नहीं। उससे क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई उससे क्या होगा? इंक्रीज एटीपी सिंथेसिस। तो हमने ऑलरेडी देखा कि एटीपी सिंथेसिस तो माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, वो उसका रिलेशन है। हाँ, अगर एटीपी सिंथेसिस ग्लाइकोलाइसिस के रिलेटेड है, टीसीए साइकिल के रिलेटेड है, तो इंक्रीज हो सकता है। और यहाँ पूछा है
कि केटालेस एक्सप्रेशन पेरोक्सिसोम के अंदर नॉकडाउन हुआ। क्या इंक्रीज H2O2 एक्युमुलेशन, क्या इससे H2O2 एक्युमुलेट होने जाएंगे? सी ऑप्शन है इंक्रीज डीएनए रेप्लिकेशन, क्या डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा? तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस पर। उसके अंदर क्या होगा, जो पूरा डीएनए है वो डबल होगा, दूसरा डीएनए बन जाएगा। लेकिन उसके अंदर केटालिस का कोई रोल नहीं। इंक्रीज राइबोसोम फॉर्मेशन, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो भी न्यूक्लियोलस में बनते हैं। अब न्यूक्लियोलस का और केटालिस का भी कोई रिलेशन नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट हुए। तो आंसर क्या आएगा? बी, इंक्रीज H2O2 एक्युमुलेशन। ये हमने थियरी में देखा कि कई बार क्या होगा कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हो, यानी कि इतने रिएक्टिव होते हैं कोई कुछ कुछ मोलिक्यूल्स, तो क्या करेंगे, सेल को तोड़ने का काम करते हैं। तो उसको रोकने के लिए पेरोक्सिज्म क्या करता है, कुछ कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो क्या करते हैं, उस चीज को रोक लेते हैं। अभी उसके अंदर क्या होगा, पेरोक्सिज्म क्या करेगा, वाटर का यूज करके उसको H2O2 में कन्वर्ट करेगी। तो मान लीजिए ये H2O है, उसका यूज करेगा। मान लीजिए कोई रिएक्टिव स्पीसीज है जो हर जगह डैमेज करती थी, हो सकता है वो ऑक्सीजन हो, लेकिन उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या कम हो, तो इतना रिएक्टिव हो सकता है। तो उन दोनों को कंबाइन करके क्या हुआ था, H2O2 बना दिए। लेकिन अभी इच इस H2O2 को, अभी देखो ये H2O2 भी डैमेज कर सकता है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये रिएक्टिव स्पीसीज से कम है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक तो है। लेकिन अभी H2O2 को क्या होगा, उसको कन्वर्ट करेंगे हम H2O और नॉर्मल O2 में। ये देखिए यहाँ माइनस था या फिर प्लस कोई होगा, तो वो रिएक्टिव होगा, कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा। अभी ये न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तो ऑक्सीजन होगा और H2O अभी ये सेल यूज कर लेंगे। तो ये प्रोसेस हो रही थी। अभी इसके अंदर क्या हुआ कि भाई केटालिस जो एक्सप्रेशन हो रहा था, केटालिस का काम यहाँ है H2O से H2O2 से H2O का कन्वर्ट करना। अभी ये नहीं हो रहा, तो क्या होगा, H2O2 तो बनेंगे, लेकिन उससे कन्वर्जन नहीं होगा। तो बहुत सारे H2O2 बनते जाएंगे, क्योंकि उसका जीन जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा। अभी देखो, ये मान लीजिए एक केटालिस था, तो यहाँ वो केटालिस काम करता, उसकी वजह से ये हो रहा था। अब ये तो है नहीं, तो ये नहीं बनेगा। तो क्या होगा, H2O2 इंक्रीज हो सकता, बहुत सारा H2O, इसलिए बी इज द आंसर। तो केटालिस के बिना जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। उससे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा और उससे सेल डैमेज हो सकता है, क्योंकि H2O2 भी डैमेज करता है सेल। ये क्यों गलत है? क्योंकि एटीपी जनरेशन के बारे में बोला है, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। और डीएनए सी भी गलत है, डीएनए रेप्लिकेशन अनरिलेटेड है केटालेस से। सी तभी होगा अगर सेल साइकिल स्टिम्युलेशन के बारे में बात किया गया है। जैसे मान लो बोला कि सेल साइकुलेशन स्टिम्युलेट हो गई, यानी कि चालू हो गई, तो सेल साइकिल को चालू होने के अंदर क्या होगा कि सब उसको डीएनए बनाना होगा, डीएनए डबल करना होगा, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन करना होगा। तभी तो सोर्स दो सेल बनेंगे। तो दो सेल की प्रोसेस को ही सेल साइकिल बोलते हैं।
डी क्यों गलत है? क्योंकि केटालेस रेगुलेट नहीं करता राइबोसोम सिंथेसिस को, उसकी एक्टिविटी तो न्यूक्लियोलस में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स न्यूमरस ऑटोफेगोसोम्स, enlarge lysosome, increase protein degradation, which cellular response is occurring? चार ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस, सेल डिवीजन, ऑटोफेजी, एंडोसाइटोसिस। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, आप जानते हैं हमने थियरी में पढ़ा था। दो टाइप के हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, एक स्केलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि सेम, और एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बाहर की मॉर्फोलॉजी देखता था और ये अंदर की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर तो उसका यूज किया हमने, तो उसके अंदर क्या देखा? तो उसके अंदर तीन चीजें दिखी, ये डिस्क्राइब की गई है। एक तो न्यूमेरस ऑटोफेगोसोम्स, बहुत सारे ऑटोफेगोसोम देखने को मिले। फिर एनलार्ज लाइसोसोम, बड़ा सा लाइसोसोम देखने को मिला। फिर इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो रहा है वो दिख रहा है ना। चलिए इस सिनेरियो को थोड़ा समझते हैं। वो कह रहा है, तो ये सेल है, सेल के अंदर ऑटोफेगोसोम देखने को मिले। ऑटोफेगोसोम हमने क्वेश्चन में देखा था कि क्या होगा अगर कोई ऑर्गेनल ठीक नहीं है या फिर डैमेज है, तो उसका रिपेयर करना या फिर उसको डिग्रेड करने का काम ऑटोफेगोसोम करता है। तो उसको बहुत सारे ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसे सेम टू सेम बहुत सारे ऑटोफेगोसोम देखने को मिल रहे हैं। फिर एनलार्ज लाइसोसोम, तो जो लाइसोसोम था वो बड़ा हो गया। जनरली मान लो ऐसा था, तो थोड़ा बड़ा हो गया। इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, तो जो प्रोटीन थे बहुत सारे जो नॉर्मल फंक्शन करते थे, उसका डिग्रेडेशन होना चालू हो गया, है ना। ऐसे ऐसे टुकड़े होना चालू। तो ऐसा कब होगा? और विच सेल्यूलर रिस्पॉन्स इज अकरिंग, तो ऐसा कब हो रहा है? अगर ऐसा देखने को मिल रहा है आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, आपने देखा, तो ऐसी ऐसी अलग अलग टाइप की प्रोसेस देखने को मिली कि भाई लाइसोसोम बड़ा हो गया, ऑटोफेगोसोम बढ़ गए, और प्रोटीन डिग्रेडेशन भी बढ़ गया। तो क्या ऐसा हो रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा? तो ऑप्शन ये है फोटोसिंथेसिस। तो नहीं, फोटोसिंथेसिस में तो ऐसा नहीं होगा, उसमें तो लाइसोसोम का कोई रोल ही नहीं है। वो तो क्या होता है कि प्लांट में होता है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस के अंदर तो प्रोटीन डिग्रेडेशन नहीं होता, वो फोटोन यानी कि एनर्जी का यूज करके फूड को सिंथेसिस करती है। तो उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। सेल डिवीजन, क्या सेल डिवीजन होता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या हुआ, देखो सेल डिवीजन के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें टूटती है और नहीं बनती। सेल डिवीजन यानी कि दो सेल को डिवाइड करना एक सेल में से। तो पहले ये ऐसा सेल होगा और फिर उसको डिवाइड करेंगे,
लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होंगे वो इवन करेंगे, यानी कि ये देखो न्यूक्लियस है या फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी वगैरह है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर सेल को डिवाइड। उसके अंदर हो सकता है कि कई, अगर सेल साइकिल की प्रोसेस देखें तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है कि भाई पहले बनती है, दूसरी फिर टूटती भी है, लेकिन उसके अंदर ऑटोफेगोसोम्स तो वो भी बहुत सारे देखने को नहीं मिलती। तो लाइसोसोम को बड़ा करने से क्या फायदा होगा? लाइसोसोम तो एज इट इज सिचुएशन में होना चाहिए। लाइसोसोम जनरली क्या करता है कि या तो डाइजेशन करता है या फिर तोड़ने का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन होंगे। तो जब सेल को बाहर से बैक्टीरिया वगैरह को तोड़ना है या फिर सेल के अंदर बहुत सारी चीजें उसको डिग्रेड करना है तो लाइसोसोम यूज होता है। और उसके बाद उसी से ही ऑटोफेगोसोम्स निकलता है। और ऑटोफेगोसोम्स से तो सेल डिवीजन में होता ही नहीं है वो तो। और उसके अंदर प्रोटीन डिग्रेड तो नहीं होंगे, बनेंगे या फिर बंद होंगे। हो सकता है कुछ प्रोटीन डिग्रेड भी हो, लेकिन ये तीनों चीजें नहीं देखने को नहीं मिलती, तो सेल डिवीजन भी नहीं है। तो फिर है ऑटोफाजी। हाँ, इसके अंदर पहला है न्यूमेरस ऑटोफेगोसोम्स। तो ऑटोफेजी में ऐसा प्रोसेस होता है, वो हमने पहले भी देख लिया है। ये हो सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या दिखा? लाइसोसोम। तो एनलाल लाइसोसोम, हाँ, ऑटोफेगोसोम के अंदर लाइसोसोम भी बड़ा देखने को मिलता है। प्रोटीन डिग्रेडेशन, यस, ये भी देखने को मिलता है कि जो ऑटोफेजी की प्रोसेस होती है उसके अंदर वही होता है कि भाई सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो गए होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें डिफेक्ट आ गया है। हमने पहले भी देखा कि कई बार डिफेक्ट आ सकता, तो उससे क्या होगा, ऑटोफेगोसोम की प्रोसेस हो सकती है। तो हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे हम, तो उसी में ये सब आता है कि जब हमने वो ड्रग वाला क्वेश्चन देखा कि उसके अंदर अनकम्पलर आया, उसके से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस बूस्ट हो सकती है। दूसरा, एटीपी प्रोडक्शन कम हो सकता है। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ तो साइटोक्रोम सी बाहर आ सकता है, एपोप्टोसिस की प्रोसेस हो सकती है। मान लो पूरा का पूरा डैमेज हो गया या फिर दूसरे ऑर्गेनल हो सकते हैं, तो उससे ऑटोफेगी की प्रोसेस पूरी चालू हो सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस कनेक्टेड है। फिर हमने देखा था कि प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट भी होता है। उसके अंदर ईआर, गोल्जी, वेसाइकल होती है बहुत सारी, वो इन्वॉल्व होती है। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड है, वो भी हमने थियरी में देखा था। फिर डी ऑप्शन है कि एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, तो साइटोसिस सेल के रिलेटेड है, और एंडो मतलब अंदर आना, एक्सो मतलब बाहर जाना। तो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस कब होती है? जब कोई मॉलिक्यूल्स या फिर ग्रोथ हार्मोन्स या फिर कोई स्ट्रक्चर जो है वो अंदर की तरफ आता है सेल के अंदर, तो एंडोसाइटोसिस होता है। और एंडोसाइटोसिस के अंदर मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है या फिर हो सकता है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है वो, हाँ, या फिर हार्मोन हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, अभी समझते हैं। तो क्या करते हैं, सेल के अंदर आते हैं इससे, तो उसके अंदर ये सब आ जाएंगे।
क्या होगा? वेसाइकल फॉर्म होना चालू हो जाएंगे। उसके अंदर अगर बैक्टीरिया हुआ तो वो ट्रैप हो जाएगा। अगर कोई मोलिक्यूल्स है, ग्रोथ हॉर्मोन्स है, जी यहाँ देख सकते हैं हम। तो क्या होगा इधर? ऐसे बन के ऐसा होता है, रिलीज हो जाए। तो अगर मॉलिक्यूल होगा तो रिलीज होगा। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन वगैरह उसका अगर यूज है, एंजाइम वगैरह है, तो वो रिलीज होकर काम करना चालू करेगा। ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल ही है जो बाहर से आ रहे। दूसरा अगर बैक्टीरिया होगा तो उसका क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा। किससे होगा? जैसे मान लो कि ये होंगे लाइसोसोम। फिर ये दोनों मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रोफेगोसोम बनाएंगे और ऐसे बैक्टीरिया को तोड़ देंगे। तो ये सारी प्रोसेस होती है। तो वो ऑटोफेजी में ही जनरली देखने को मिलती है। लेकिन इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में ऑटोफेगोसोम बहुत सारे बनते हैं। ये एक टाइम पे मान देते हैं कि भाई चलो हो सकते हैं, लेकिन वो तो तब जब कोई डैमेज हो रहा है और उसको डिग्रेड कर रहे हैं। फिर एंडोसाइटोसिस में लाइसोसोम का बड़ा होना इसका कोई रोल नहीं। तो ये हमने देखा कि ये सब पूरी प्रोसेस थी। एंडोसाइटोसिस देखी कि भाई बाहर का कोई अंदर आ रहा है, तो उसको एंडो बोलेंगे। एक्सो अगर बाहर बाहर जाना है तो उसको एक्सो बोलेंगे। इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, तो वो तो प्रोटीन डिग्रेड करता नहीं, एंडोसाइटोसिस में प्रोटीन डिग्रेडेशन नहीं होता। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? सी, ऑटोफेगोस। जो ऑटोफेजी होती है वो आंसर आएगा। तो जो क्लासिकल ऑटोफेजी होती है उसके मार्कर है कि भाई ऑटोफेगोसम देखने को मिलेगी, लाइसोसोम फ्यूजन होगा, प्रोटीन डिग्रेडेशन होगा। लाइसोसोम का फ्यूजन होगा तभी वो जो लाइसोसोम थे वो क्या करेंगे? बड़े देखने को मिल रहे, क्योंकि वो फ्यूज हो रहे हैं दूसरे वेसाइकल से। प्रोटीन डिग्रेडेशन यस होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन खराब हो गए होंगे तो उसको डिग्रेड करेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि भाई हो, हाँ, ऑटोफेजी हो रही थी। तो ये एक प्रूफ है कि ऑटोफेजी हो रही कि नहीं, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों गलत हुआ कि भाई क्लोरोप्लास्ट, थाइलेकोइड, क्लोरोफाइल? तो ऐसा तो कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व है, थाइलेकोइड इन्वॉल्व है, वो तो दिखा ही नहीं। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस हम नहीं कह सकते। हाँ, अगर ऐसा कुछ इन्वॉल्व है तो बोल सकते हैं। हाँ, अगर प्लांट alga फोटोसिंथेटिक सेल्स के बारे में अगर बात की, जैसे हमने देखा कि थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट दिखा, तो ये सही हो सकता है। अभी सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, माइटोटिक स्पिंगल, साइटोकाइनेसिस। तो ये जो होते हैं क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, माइटोटिक स्पिंगल, जो हमने देखा क्रोमोसोम के सेपरेशन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल यूज होते हैं, वो जो प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस, यानी कि दो सेल का अलग होना एक सेल में से, तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो सेल डिवीजन को में देखने को मिले। अगर ऐसा कुछ है कि क्रोमोसोम दिख गया या फिर माइटोटिक स्पिंडल दिख गई या फिर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस दिख गई, तो बोलेंगे कि हाँ सेल डिवीजन चल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं दिखा।
डी क्यों गलत हुआ कि भाई एंडोसाइटोसिस है वो इंपोर्ट करता है मटेरियल, इंपोर्ट यानी कि लाना। ऑटोफेजी डिग्रेड्स इंटरनल मटेरियल। तो जो ऑटोफेजी होती है वो जनरली क्या करती है, इंटरनल मटेरियल को डिग्रेड करती है ना। जब अंदर का कोई व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनेल्स को अगर डिग्रेड करना है तभी ऑटोफेजी जनरली होती। और एंडोसाइटोसिस क्या करती है, हो सकता है बैक्टीरिया की बैक्टीरिया भी एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से आ जाए, लेकिन वो बाहर का है। अगर इंटरनल प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस होगी, ऐसा क्वेश्चन है, तो ऑटोफेजी ही आएगा। तो अगर मेम्ब्रेन इन्वेस्टिगेशन स्टडीज में अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड तो एंडोसाइटोसिस हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। अ रिसर्चर आइडेंटिफाई अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट। रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और उसके अंदर क्या देखने को मिला कि भाई सर्कुलर डीएनए देखने को, वो अपने आप ही रिप्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी जनरेट कर रहा है, और डबल मेम्ब्रेन वाला है। तो कौन सा ऑर्गेनल हो सकता है। गोल्गी के पास सर्कुलर डीएनए नहीं होता, लाइसोसोम के अंदर भी नहीं होता, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो पेरोक्सिसोम के अंदर भी सर्कुलर डीएनए नहीं होता। सबसे ज्यादा ठीक दिखने वाला आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी इज द आंसर। तो देखो, सेम क्वेश्चन पूछा था लेकिन सिंपल वे में पूछा था। ये देखो कैसे थोड़ा अलग वे में पूछा कि भाई उसको आइडेंटिफाई हुआ कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो अभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड। उसके अंदर तो बहुत सारे है, गोल्गी भी है मेम्ब्रेन बाउंड, फिर लाइसोसोम भी है, फिर ऑक्सीजोम, सभी मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया। चलिए